नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं। आज की बड़ी राजनीतिक खबरों को डिकोड करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है। जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। आप देख सकते हैं स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रदीप सिंह जी, राकेश शुक्ला जी इस वक्त मौजूद हैं। तो आज की सबसे बड़ी सियासी खबर जिससे इस वक्त हम शुरुआत करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाल लिया है। कल शपथ ग्रहण और आज सुबह अपने दफ्तर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला और जो पहला फैसला लिया है वो पहला फैसला किसानों के हित वाला, किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्ताक्षर किए। ये पहला बड़ा फैसला जो मोदी 3.0 में नरेंद्र मोदी ने लिया है और इस फैसले के जरिए कहीं ना कहीं वो जो निरंतरता वाली बात कही जा रही है वो भी सामने उभर कर आती है, क्योंकि ये पिछली सरकार की योजना और इसी योजना की ये किस्त जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी करने का पहला फैसला लिया। करीब 20,000 करोड़ रुपए जारी करने पर पीएम ने मोहर लगा दी है। इससे 9 करोड़ 30 लाख किसानों को फायदा होगा। इसी पर और चर्चा करने के लिए आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, नीरज पांडे, अंकित गुप्ता। नीरज, किसानों के हित वाला बड़ा फैसला और इस बड़े फैसले से संदेश बड़ा मोदी 3.0 का। रोमाना, उससे भी बड़ा संदेश ये है कि नरेंद्र मोदी शपथ लेते ही पहले ही दिन इन्होंने ये बताया है कि हमारी सरकार एक भी दिन बैठने वाली नहीं है। यानी कि सरकार गठन हुआ, शपथ लिया और अगले ही दिन वो कार्यालय पहुंचे और पहली फाइल जो साइन की वो देश के करीब 9 करोड़ 30 लाख किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की फाइल साइन की, ताकि वो अगले कुछ पल में उनके खातों में वो पैसे पहुँच जाएंगे, जिसकी 17वीं किस्त है ये। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम के प्रति प्रतिबद्धता बताता है कि वो अपने जीवन के एक भी मिनट को, एक भी दिन को जाया नहीं देने देते। और कई बार उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा भी है कि वो कभी भी खाली बैठने में विश्वास नहीं रखते, वो काम करते रहना चाहते हैं। और आज उसकी एक ये वानगी है कि पीएम जैसे ही कार्यालय पहुंचे उन्होंने पहले ही दिन पहला काम किसानों के लिए किया। तो ये निरंतरता भी बताता है और सरकार की प्रतिबद्धता को भी शो करता है। जी रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं। नई मोदी सरकार को लेकर एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है। मोदी 3.0 की जो पहली कैबिनेट बैठक है आज शाम 5 बजे हो सकती है और आज शाम तक ही मंत्रालयों को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। मंत्रालयों का बंटवारा, किसको कौन सा मंत्रालय सौंपा जाएगा, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, तस्वीर शाम तक साफ हो सकती है। कल पीएम मोदी के अलावा 71 मंत्रियों ने शपथ ली और इसी के साथ मोदी सरकार, मोदी मंत्रिमंडल, मोदी मंत्रिपरिषद का गठन। अब मंत्रालयों का बंटवारा किस तरीके से होगा, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, सीधे आपको लेकर चलते हैं। अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं अंकित से जो सियासी गलियारे हैं वहां पर सुगबुगाहट क्या है। हालांकि मोदी सरकार के कामकाज का जो तरीका रहा है तो खबर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसको क्या मंत्रालय मिलने वाला है, फिर भी चर्चा क्या है? रोमाना, फिलहाल तो सही मायने में जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि खबर निकालना मुश्किल हो जाता है और प्रधानमंत्री ने तो खुद एनडीए की जो बैठक हुई थी उस दौरान कह दिया था कि जो बहुत सारी खबरें चलती रहती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रहती है, उस पर मत जाइए, उसके आधार पर कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते हम लोगों का ये काम है कि आखिर चर्चा क्या चल रही है, एटलीस्ट वो तो अपने दर्शकों तक पहुँचाए। तो अब चर्चा ये चल रही है कि नितिन गडकरी को मुमकिन है कि उनका जो रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय था उसकी जगह पर और कोई बेहतर पोर्टफोलियो मिले, यानी कि टॉप 5 का जो पोर्टफोलियो है मुमकिन है नितिन गडकरी की उसमें जगह बने। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, क्या उनको जो है जो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री है क्या जो वो मिल सकती है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर, उनको जो है किस तरीके का जो दायित्व मिल सकता है ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये कुछ वो चेहरे हैं जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल करके आए हैं और शिवराज सिंह चौहान तो उनमें से सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर रहा है जिसने कई सालों तक जिम्मेदारी संभाली है। तो ऐसे में चर्चा यही हो रही है। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पहले कार्यकाल के दौरान तो वो स्वास्थ्य मंत्री रहे थे, लेकिन उसके बाद से वो अध्यक्ष बने हुए थे। अब जबकि वो भी मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो गए हैं, उनके पास भी जो एक बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। लेकिन ये सब जानकारी साफ हो जाएगी
स्थिति साफ हो जाएगी अगले 2 घंटे के भीतर, क्योंकि शाम को 5 बजे होनी है कैबिनेट की बिल्कुल पहली देखना बैठक। दिलचस्प होगा, क्योंकि देखिए 6 पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ कर ली है और ऐसे में किसको क्या जिम्मेदारी अनुभव के लिहाज से दी जाती है, क्योंकि जेपी नड्डा जिनके नाम का जिक्र अंकित गुप्ता कर रहे थे बीजेपी अध्यक्ष, और ऐसे में अब उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, तो उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर भी हमारी नजर। तो ऐसे में आइए जरा से चर्चा करते हैं वो सवाल जिसको लेकर बात करेंगे हम। मोदी 3.0 फर्स्ट डे फर्स्ट शो, किसको क्या पोर्टफोलियो, ये बड़ा सवाल है। प्रदीप सर, सीसीएस से शुरुआत करते हैं। चेहरे पिछली बार वाले सीसीएस के, सबको मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है, शपथ ले ली है, ऐसे में सीसीएस में निरंतरता 2.0 वाला ही 3.0 में कंटिन्यू करेगा या आपको लगता है कोई तब्दीली हो सकती है? देखिए, अगर बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिला होता या 303 जो आई थी उससे ज़्यादा मिला होता, तो शायद, मैं कह रहा हूँ शायद, सीसीएस में आपको एकाध परिवर्तन दिखाई देता। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई परिवर्तन होगा। खासतौर से नितिन गडकरी के मंत्री, बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर है नितिन गडकरी इस सरकार के जी। और वो विभाग उन्होंने मांग कर लिया था। वो 2014 में गए थे नरेंद्र मोदी के पास कि अगर आप मुझे मंत्री बना रहे हो तो मुझे ये विभाग दीजिएगा। तो और उस विभाग के काम को वो एंजॉय भी करते हैं जी। और परफॉर्म करके भी दिखाया। तो मुझे नहीं लगता कि उनका विभाग जो है, एकाध अतिरिक्त विभाग की जिम्मेदारी मिल जाए वो अलग बात हो सकती है, लेकिन उनका विभाग बदल दिया जाएगा, कोई मुझे इसमें से दिखाई नहीं देता। मैंने दरअसल सवाल आपसे इसी वजह से पूछा कि भाई नितिन गडकरी का अगर विभाग बदला जाएगा फिर तो मतलब उनको सीसीएस में या तो लाया जाए, प्रमोशन उनका किया जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और सीसीएस में कोई बदलाव नहीं होता तो फिर तो नितिन गडकरी का विभाग बदला जाए, इसका कोई लॉजिक तो नजर नहीं आता है अभी सर। देखिए, वो एक, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि वो अपने विभाग में उन्होंने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया जी। है और जनता के बीच में भी उनकी बड़ी अच्छी छवि है कि मोदी मंत्रिमंडल के जो कुछ अपवाद स्वरूप मंत्री हैं, जो जनता जानती है कि ये मंत्री हैं और ये काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के अलावा, उनमें से एक नितिन गडकरी हैं। अब हम लोगों को एक तो 2 तरीके हैं इस बार मामले में सोचने के। एक तो तरीका ये है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उनके बीच में विभागों का बंटवारा कैसे हो इसके ऊपर गौर करें जी। ये तो ठीक है, इस पर करना ही चाहिए। एक ये भी है कि जो गठजोड़ दलों के लोगों को के मंत्री हैं उनके बीच में विभागों का बंटवारा, उन्होंने कौन कौन से विभाग मांगे हैं, उनको कौन कौन से विभाग देने पर सहमति हुई, क्योंकि उनके विभाग चुनने का अधिकार या उनके नामों को चुनने का अधिकार नरेंद्र मोदी को नहीं है। भले ही मोदी 03 कहते रहे या 30 कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी इस मंत्रिमंडल के आंशिक प्रधानमंत्री हैं। हर गठजोड़ सरकार का प्रधानमंत्री आंशिक ही होता है, वो पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि वो उसकी सारी मर्जी नहीं चलती है उसकी। ना तो वो ये तय कर सकते हैं कि कौन मंत्री बनेगा, जबकि तकनीकी रूप से प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वो किसको अपने मंत्रिमंडल में शामिल करे, लेकिन गठजोड़ सरकार में विशेषाधिकार में भी कटौती हो जाती है। इसीलिए जो 3.0 आप कहते हैं ये अनुचित है और गलत है। मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कौन कौन से विभाग मांगे हैं, भाजपा ने उनके सामने पलट के क्या प्रस्ताव रखा है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर विरोध है। जब विभागों का बंटवारा होगा तब ये निकल के आएगा, उससे तय होगा कि इस सरकार की लॉन्जेविटी, यानी इस सरकार का जीवन कितना लंबा है। इसीलिए हम ये सवाल लेकर आए कि एक एक मंत्रालय बटेगा, पार्टनर्स को क्या मिलेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी कोई गुंजाइश की मनमुटाव हो उसकी नजर नहीं आती है, क्योंकि ये सारी वो टेक्निकलिटीज है जिस पर पहले ही बात कर ली गई होगी, और जहां बात नहीं बनी वो एनसीपी, अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल, उनको हम कल सुन ही चुके हैं। विजय जी, ये जो अब तो केवल औपचारिकता है। मंत्रालय मुझे लगता है 1 घंटे में, आधा घंटे में मंत्रालयों की लिस्ट राष्ट्रपति भवन से आ जाएगी, क्योंकि शाम को 5 बजे कैबिनेट है, तो उससे तो बहुत पहले वो मंत्रियों के विभाग उनको मिल जाएंगे। और ये भी बात है कि जो खासतौर से सहयोगी दल है उनके मंत्रालय, उनके मंत्री की वो राज्य मंत्री होगा, केंद्रीय मंत्री होगा, इसका बंटवारा, इसका फैसला तो सरकार बनने से पहले हो गया। जो जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ जी जो बैठक कर रहे थे उसके दौरान भी इस सब पर बातचीत हुई और सभी विभागों का तय हो गया। उसमें ये बात साफ है, जो पहले भी चर्चा हम लोग कर रहे थे, कि सीसीएस का कोई मंत्रालय किसी सहयोगी दल को नहीं मिलने वाला। और यदि एक तस्वीर के हिसाब से देखें तो कल जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो राजनाथ जी, अमित शाह जी और नितिन गडकरी बैठे हुए थे, तो वो सबसे सीनियर ऑर्डर है वहाँ पर। तो इसका मतलब हो सकता है कि नितिन गडकरी जी को प्रमोट करके सीसीएस के किसी मंत्रालय में लाया जाए। और ये कहना कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप 12th में फर्स्ट पोजीशन पर आ जाए, इसका मतलब कॉलेज नहीं जाएंगे क्या?
नहीं बिल्कुल, उसी और कॉलेज वो में तो नहीं रख promotion सकते। और अच्छा काम अगर आप और अच्छा करेंगे काम तो किया तो प्रमोशन उसका बनता promotion है। बनता इसी वजह से मैंने जोड़कर लेकिन ये सवाल पूछा मंत्रालयों था का कि साहब बंटवारा- अगर नितिन गडकरी का मंत्रालय बदला जाता है तो मतलब फिर सीसीएस में उनके लिए गुंजाइश। और इस बार जिस बात को यहाँ पर अभय सर रेखांकित कर रहे थे कि साहब ये मोदी 3.0 से बेहतर, अगर एनडीए सरकार कहा जाए तो बेहतर है, तालमेल बनाकर चलना है। और ऐसे में पिछली सीसीएस की अगर बात की जाए तो एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, दोनों वो नेता जो राज्यसभा के जरिए आए। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि सीसीएस में कोई फेरबदल हो सकता है? नितिन गडकरी जैसे मास लीडर को वहां जगह दी जा सकती है क्या? दो चीज़ें अलग अलग हैं। पहला, 2014 के चुनाव के दौरान एक चर्चा आई थी कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय बनेगा जी। उसमें रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, शिपिंग। सिविल एविएशन, इसको मिला के कहा गया था कि एक मंत्रालय बनेगा और उसका मंत्री बनाया जाएगा नितिन गडकरी जी को। वो फलीभूत नहीं हुआ। अब बाद में रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दे दी गई नितिन गडकरी जी को। उनका काम वास्तव में 100% अच्छा रहा। 10 साल में उसका रिजल्ट आया है कि 91,000 किलोमीटर की रोड, आज सड़क, हाईवे आज 1,46,000 किलोमीटर पहुंच चुकी है। अब दूसरा विषय आता है, सीसीए में मेरी नज़र डिफेंस मिनिस्ट्री पर है। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि क्या डिफेंस मिनिस्टर इस बार अमित शाह जी बनेंगे। यदि अमित शाह जी डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं तो 24 से 29 के बीच में उसी तरह से एक बड़ा काम होगा जैसे 19 से 24 के बीच में हुआ। उनको गृह मंत्री बनाया गया और 2 बड़े काम हुए, एक 3 तलाक का, एक धारा 370 का। तो यदि उनको रक्षा मंत्री बनाया जाता है तो मुझे लगता है कि 24 से 29 के बीच में एक बड़ा काम होगा, जिस बड़े काम की कई बार चर्चा प्रधानमंत्री स्वयं कर चुके हैं, पीओके वाले। बिल्कुल, वो बड़ा काम जो आप कह रहे थे, मैं तो चाह रही हूं कि जरा उस पर खुलकर बात कर ली जाए, क्योंकि वो पीओके जो है चुनावी रैलियों में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो उसका जिक्र करते रहे हैं। ऐसे में ये तो बेहद महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ पर शुक्ला जी कह रहे हैं कि बहुत मुमकिन अमित शाह इस बार रक्षा मंत्री की भूमिका निभाए। नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। देखिए, गृह मंत्रालय बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस सरकार के लिए, खासतौर से जब बीजेपी का पूर्ण बहुमत नहीं है तब और ज़्यादा है गृह मंत्रालय। तो अमित शाह से गृह मंत्रालय लिया जाएगा ऐसी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। दूसरा, पीओके का जहाँ तक सवाल है, वो किसी एक मंत्री के विभाग में होने न होने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये प्रधानमंत्री के स्तर पर, सीसीएस के स्तर पर इस तरह के फैसले होंगे। तीनों सेनाओं के चीफ होंगे और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके फीडबैक के आधार पर इसके बारे में कोई अगला कदम उठाया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अमित शाह का मंत्रालय बदला जा रहा है। अगर उनको बदलाव होना होता तो उनको पार्टी अध्यक्ष बनाया जाता, मंत्री न बनाया जाता। गृह मंत्री आप कहते हैं कि उसी भूमिका में इस बार भी अमित शाह नजर आएंगे, बहुत आसार इसी के लग रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद हैं, नाम संजय राउत, लगातार बयान देते रहते हैं। नया बयान उनका सामने आया, कह रहे हैं शपथ ले ली है लेकिन कैबिनेट कितने दिन चलेगी ये देखना होगा। नई सरकार के जो हालात हैं वो तो डावाडोल हैं, सुनिए जरा। लेकिन आखिर एक कैबिनेट बना है, अब कैबिनेट कितने दिन चलेगा वो देखना पड़ेगा। जो हालात है, जो जानकारी सामने आ रही है, उससे तो लगता है पूरा मामला डामाडोल है। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी कसम लेनी थी, एक रिकॉर्ड, एक विक्रम प्रस्थापित करना था, वो कर लिया बस। अब जितने दिन वो खींच सकते हो खींच लेंगे, लेकिन इस खींचेतानी में देश का नुकसान होने वाला है। संजय राउत जो हैं वो तो कहीं ना कहीं इस नई सरकार के भविष्य पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हुए नजर आ रहे हैं। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो लगातार जारी है। देखिए, मोदी सरकार में गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। शेखावत ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। मोदी सरकार 3 का जो कैबिनेट है वो सामने आ चुका है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मंत्री थे, एक बार फिर से कैबिनेट का हिस्सा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं गजेंद्र जी, इस बार विजन क्या? आप सबका धन्यवाद। देखिए, ये निरंतरता की सरकार है और इस सरकार में विजन को बदलने की परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई या उससे पहले 6 दशक पहले जब जनसंघ की स्थापना हुई, तब भी एक ही लक्ष्य था और वो लक्ष्य था भारत माता की जय पूरे विश्व भर में गूंजे, इसके लिए काम करना। मार्ग भी तय था कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग गरीब के घर से होकर के जाता है।
नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 साल से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस मार्ग पर चलते हुए काम कर रही है, जिसका परिणाम आपने देखा कि देश के 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर हुए, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, देश का आर्थिक परिदृश्य बदला, देश की तरफ दुनिया का देखने का नज़रिया बदला और देश के 140 करोड़ लोग आत्मविश्वास से लबरेज होकर के भारत को विकसित करने के लक्ष्य के साथ में जुड़कर आगे बढ़े। मोदी जी ने कहा ट्रेलर था पिछले 10 साल, अगले 5 साल एक्चुअल में आपको तस्वीर और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि जो 60-65 साल तक देश में जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, जो खाइयाँ रह गई थी उनको पूरने में जितना समय और ऊर्जा लगा, अब सपाट मैदान है। देश के 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए और उनकी ताकत से मिलकर के देश को हम गरीबी से मुक्त करें और देश को विकसित बनाएं, इस दिशा में और अधिक गति से काम करें। आखिरी सवाल, विपक्ष लगातार अभी भी मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहा है कि ये तो अल्पमत की सरकार है, इसके पास तो जो बहुमत ही नहीं है, इस तरीके के अभी भी जो है उसके बयान सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है उन सबको मैथमेटिक्स की बेसिक अर्थमेटिक पढ़ने के लिए एक बार वापस विद्यालय की पाठशाला में भर्ती करा के और जोड़ बाकी गुना भाग सिखाना पड़ेगा। यानी साफ तौर पर गजेंद्र शेखावत जिनका ये कहना है कि मोदी सरकार का जो विजन था, जो पिछले 10 सालों में जिस पर काम किया गया उसी को आगे बढ़ाना है। पहले तो पिछले 10 सालों के दौरान तो जो कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया और अब जबकि जो है समतल मैदान हो चुका है, यानी कि जो कमियां हैं उनको उसको दूर कर ली गई हैं, तो पिछले 10 सालों में जितना काम हुआ था उससे कहीं ज़्यादा काम आपको मोदी 3.0 यानी कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान देखने को मिलेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरुआत हो गई है और मोदी सरकार के इस तीसरे कार्यकाल में मंत्री जिन्होंने शपथ ली है, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं किस तरीके से उनका जोश आई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे से वो जो प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है ना, अभी ब्रेक पर जाने से पहले आपने जो सुना था, संजय राउत जो कह रहे थे कि सरकार डावाडोल, कितने दिन चलेगी पता नहीं, ये प्रश्न चिन्ह। अभय सर, क्या इसको सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की चिड़चिड़ाहट, झिल्लाहट, खिसियाहट मानी जाए? देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी खुद अपने भाषणों में चुनाव के दौरान क्या कहते थे। वो ये कहते थे कि अगर राजनीतिक स्थिरता चाहिए, देश की प्रगति चाहिए, तो मेरी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए तीसरी बार। यानी देखिए, गठजोड़ सरकार किसी भी नेता, किसी भी पार्टी के लिए खुशी का सौदा नहीं है, वो हमेशा ही मजबूरी का सौदा है। इसलिए ये कहना कि ये ज्यादा मजबूत सरकार होगी पिछली सरकार के मुकाबले, ये तो बेकार की बात है। इस सरकार के बने रहने पर, इसके अंतर्विरोधों से ग्रस्त होने के सवाल को लेकर, इन सवालों को लेकर हमेशा ही संशय के बादल रहेंगे। ये 6 महीने चल जाने के बाद भी ये सवाल रहेगा, 1 साल चल जाने के बाद भी सवाल रहेगा, कभी भी वो समस्या पैदा हो सकती है। पता चला कि अब ये अंतर्विरोध सुलझ नहीं रहे हैं। देखिए, अब आपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात की जी, अब प्रदीप जी ने ठीक ही बताया कि इतने इतने लोग होंगे, लेकिन क्या आप अपने सहयोगी दलों से सलाह मशवरा किए बिना, भले ही उस कमेटी के मेंबर हो ना हो, कि आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे हमला बोल देंगे या उनको छीन लेंगे पाकिस्तान से? मतलब उसके क्या होगा? अगर आप ऐसा करेंगे तो सबसे पहला संकट तो आपकी सरकार के लिए होगा। जी राकेश जी, देखिए, अभी अभय जी बोल रहे थे, मुझे लगता है जब राष्ट्रीय मुद्दा आएगा तो कोई भी दल उस पर विरोध नहीं करेगा, नंबर 1, क्योंकि पीओके का मामला आएगा। पीओके का मामला भारत के लिए बहुत संवेदनशील मामला है और उस मुद्दे पे न चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और कोई भी एनडीए गठबंधन का कोई भी दल विरोध में नहीं जाएगा। दूसरा बड़ा विषय ये है कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की तरफ से विश्व के सामने पाकिस्तान को एक तरह से आतंकवादी घोषित करवा दिया है और उनका जो भूमिका है पाकिस्तान की, विश्व का कोई भी देश, देखिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए चाहे चाइना हो या अमेरिका हो, वो इस्तेमाल पाकिस्तान का कर सकता है, लेकिन किसी बड़े रणनीतिक कूटनीतिक मसले पे पाकिस्तान के साथ ये दोनों बड़े देश नहीं खड़े होंगे। तो मुझे लगता है इसलिए पीओके के मसले पर कोई मतभेद एनडीए के बीच में होगा, इसकी संभावना मुझे नहीं लगती। वो तो अनुच्छेद 370 वाले मामले में भी हमने देख लिया ना, पाकिस्तान बहुत बिलबिलाया लेकिन हासिल तो उसको कुछ नहीं हुआ। विजय जी, देखिए, अंतर्विरोध किसी भी गठबंधन सरकार में रहते हैं और वो उतनी स्थायी सरकार नहीं होती जितनी एक बहुमत वाली सरकार होती। इसमें तो कोई आशंका नहीं करनी चाहिए क्या है, लेकिन ये सरकार गिरेगी ऐसा भी कतई नहीं है। बल्कि मुझे लगता है कि कुछ और मजबूती के लिए आपको हफ्ते महीने भर इंतजार करना पड़ेगा, कुछ और बढ़ के गठबंधन में नए साथी आपको आ जाए तो एक मजबूती मिले। जहाँ तक पीओके का सवाल है, पीओके एक राष्ट्रीय मुद्दा और मुझे नहीं लगता कि कोई सहयोगी दल उस पर विरोध करे, लेकिन अभी तो ये सरकार को फैसला करना है, ये तो पहला दिन है सरकार का। लेकिन इसका एक मैसेज कल मैं देख रहा था, बहुत सारे हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके राष्ट्र अध्यक्षों को, राष्ट्र प्रमुखों को बुलाया गया, बिल्कुल, उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं था।
तो क्या ये एक नीतिगत फैसला है? क्या सोच समझकर किया गया है कि भारत सरकार यदि पीओके पर कुछ सोच रही है इसलिए पाकिस्तान, क्योंकि यदि उनको बुलाया जाता और उसके बाद तुरंत बाद पीओके पर कोई कार्रवाई होती या विचार कर रही होती तो थोड़ा अजीब होता, तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब सरकार कोई कल पीओके पे काम करेगी, अभी तो किसानों पर काम करे, अभी उसको सरकार को, राष्ट्र को देखना है, जो उसका एजेंडा है, 100 डेज का क्या प्लान है, उस सबको काम करना होगा। मुझे नहीं लगता कि 100 डेज के प्लान में पीओके है, तो अभी थोड़ा बहुत आगे इंतजार करना चाहिए। कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग सरकार के एजेंडे को लेकर मिलती है इस रूप में कि जिस तरीके से वो पड़ोसी प्रथम वाले मंत्रा पर चलते हुए जो हमारे पड़ोसी देश है उनके राष्ट्र प्रमुखों को कल शपथ ग्रहण में न्योता दिया गया, लेकिन गौर किया ना आपने, पाकिस्तान वहां पर नहीं था। जल्दी से सर एक लाइन क्या जोड़ना चाह रहे हैं? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जब तक आतंकवाद है तब तक बातचीत नहीं होगी, इसी से तय हो गया था। गोली बोली साथ चलेगी नहीं। 370 की बात बता रहा हूं मैं। अगर बालाकोट और जो है एयर स्ट्राइक ना हुआ होता जी, तो उसी कार्यकाल में 370 पर प्रस्ताव आता जी। राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, अरुण जेटली ने पूरा उनका भाषण तैयार करके उनको बाकायदा 2-3 बार प्रैक्टिस करवाई थी कि आपको सदन में सिर्फ इतना ही बोलना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है जी। तो किसी के विभाग का मंत्री होने न होने से इस तरह के बड़े फैसले नहीं होते। जहां तक पीओके की बात है, एक बात पीओके की बात है, वो संसद का, भारत की संसद का संकल्प है सर्वसम्मति से, बिल्कुल कि पीओके को कोई गुंजाइश नहीं है इधर उधर करने की। 12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ स्टूडियो में बना हुआ है। कल जब पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण था तो उसमें चुनावी राज्यों को नुमाइंदगी देने का खास ख्याल रखा गया। चुनावी राज्य मतलब महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, जहां इसी साल के अंत में चुनाव होना है। महाराष्ट्र से 6 मंत्री, जहां चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2024 में होना है। हरियाणा से 3 मंत्री, झारखंड से 2 मंत्री। इसके अलावा अगले साल दिल्ली में चुनाव होना है। यहाँ दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सांसद चुनकर आए हैं, 1 मंत्री को जगह दी गई है। बिहार, जहां अगले साल नवंबर में चुनाव होना है, बिहार से 8 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। गौर करने वाली बात यह है, इसमें से बीजेपी के 4 अपने हैं और 4 जो हैं वो सहयोगी दलों के सांसद हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल, नई मोदी कैबिनेट, चुनावी राज्य टारगेट, इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, बिल्कुल क्लियर है ये मामला। तो बनाया जाता है तो इस प्रकार की राजनीतिक जरूरतों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन ये हम लोग भी एक अंदाजा लगा रहे हैं, पता नहीं उनके दिमाग में क्या है। मान लीजिए उन्होंने दिल्ली से एक को मंत्री बनाया, एक व्यक्ति को मंत्री बनाया, हम लोग कल से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इनमें निजी तौर पर खास बात क्या है, इनको क्यों मंत्री बनाया गया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी जरूरतें क्या हैं, उन चुनावी जरूरतों में तो वो मंत्री जी नहीं फिट होते। मेरे ख्याल हमारे सब साथी इस बात की तस्दीक करेंगे कि वो मंत्री जी उन चुनावी जरूरतों में, जो राजनीतिक जरूरतें हैं, उनके अंदर तो फिट नहीं होते। जब उनके अंदर फिट नहीं होते, ये बात तो आला कमान भी जानता है, हम आला कमान से ज्यादा योग्य तो है नहीं, उनकी वो उससे ज्यादा पता है कि भाई क्या चीज हमें चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए। फिर भी उनको मंत्री बनाया गया, तो जाहिर है कि वो चुनावी जरूरत के तहत नहीं, किसी और सलाह है, कोई और कहीं से कोई नाम आया है, कुछ बताया गया है कि आप इनको बना दीजिए। मतलब आप आरएसएस की भूमिका देख रहे हैं? आप देखिए, अब हम कैसे बताएं, आरएसएस तो अदृश्य महाप्रभुओं की सरकार है, वो तो कहीं उसका तो कहीं हाथ स्पष्ट रूप से दिखता नहीं है। हम लोग तो जो भीतर के लोग हैं वो बता सकते हैं क्या, हम लोग तो बाहर से बैठ के केवल कयास ही लगा सकते हैं। राजनीतिक समीक्षा हम कर रहे हैं, राजनीतिक दृष्टि से उनका मंत्री बनने की कोई तुक नहीं नजर आती, फिर भी उन्हें बनाया गया मंत्री। दिल्ली में ऐसे लोग भी हैं जो 7 सांसद जीते हैं, वो उसमें हो सकता है कुछ लोग राजनीतिक जरूरतों को उनके मुकाबले ज्यादा पूरा करते हो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हम लोग पकड़ नहीं सकते तथ्यात्मक रूप से। ठीक है विजय जी, महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है, वहां इसी साल होना है, बिहार में अगले साल होना है, महाराष्ट्र से 6 और बिहार से 8। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब एक बड़ी ज़रूरत ये होती है कि चुनावी राज्य है तो वहाँ पर सरकार अपने प्रतिनिधित्व को मजबूत करती है ताकि चुनावों में उसका फ़ायदा उठा सके। जैसे महाराष्ट्र और आप बिहार का याद कर रहे हैं, आप हरियाणा आपके बगल में है, उसको याद नहीं कर रही, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार हुई है। 10 में से 5 हार गए, लेकिन 5 MPs में से भी 3 को आपने मंत्री बना दिया है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कश्मकश वहाँ पर हो रही है कि किस तरह से ये लड़ाई लड़ी जाए। जो मुख्यमंत्री, और इसको भी देखिए कि जो मुख्यमंत्री आपने हटाए, जिनका कामकाज को लेकर आपको शक होगा तभी आपने हटाया होगा, मनोहर लाल खट्टर साहब को, और उनको कैबिनेट मंत्री बनाया, उसी तरह से कैबिनेट मंत्री बनाया जैसे 29 सीटें जीतने वाले शिवराज सिंह चौहान को बनाया। तो एक बराबरी
की गई है, तो इसका मतलब है कि हरियाणा में आपको ज़्यादा ज़रूरत है। और तीनों शहर आसपास के जुड़े हुए हैं, करनाल, गुड़गांव और फरीदाबाद, जहां भारतीय जनता पार्टी का सीट मिली और तीनों लोगों को मंत्री बना दिया गया। इसी तरह से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस खराब रही। तो जरा उसी पर बात कर लेते हैं। हरियाणा में बीजेपी ने, मतलब हरियाणा जाटलैंड एक तरीके से, और यहाँ पर जो समीकरण साधे गए हैं वो किस तरीके से यादव, गुर्जर और खट्टर साहब जो नॉन जाट फेस की तरह से बीजेपी की तरफ से ही प्रोजेक्ट किए गए थे 2014 में, तो इससे समीकरण सज जाएंगे बीजेपी के हरियाणा में। रोमाना जी, 2014 के बाद भी विधानसभा चुनाव हुए इन राज्यों में, 2019 के बाद भी विधानसभा चुनाव हुए इन राज्यों में, तब जातिगत सियासी बिसात नहीं बिछाई गई, इस बार बिछाई गई। इस बार जो सियासी बिसात बिछाई गई है उसमें जाति तो लिखा हुआ है, लेकिन जाति में प्रभावी नेता मुझे कोई भी मंत्री नहीं दिखाई दे रहा कि जो ये दिखा सके कि अपनी जाति का वोट ले सकता है। कमलेश पासवान यदि इतने प्रभावी नेता थे तो उत्तर प्रदेश में पासी समाज के वोट भाजपा को पहले क्यों नहीं दिलवा दिए? एक नाम नहीं है। मुसहर समाज से आते हैं जीतम राम मांझी, खुद ही मोदी जी का झंडा लेके घूम रहे थे कि मुझे मोदी जी जिताएंगे। बिहार में कितने प्रभावी होंगे? सतीश दुबे ब्राह्मण चेहरा के रूप में बनाए गए हैं, कितने प्रभावी होंगे? मेरा कुल मिला के ये मानना है कि इस मंत्रिमंडल में जो जातिगत सियासी बिसात बिछाई गई है उसमें 50% तो प्रभावी हैं, लेकिन 50% मंत्री सिर्फ लास्ट में अपनी जाति लिख रहे हैं, इसके अलावा उनका कहीं कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं है। तो ये मंत्रिमंडल का जो चुनाव हुआ है और बेहतर हो सकता था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो शुक्ला जी लेकर आए हैं कि साहब इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो आप मास लीडर नहीं कह सकते उनको, तो ऐसे में उनका जाति के आधार पर मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है, लेकिन उस जाति में उनकी पकड़ है कितनी, इसका तो आकलन कर लिया जाता पहले। बिल्कुल, लेकिन कई लोगों को बनाया जाता है मैसेजिंग के लिए भी, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व देने के लिए भी। आपके पास अगर मास लीडर नहीं है तो क्या करेंगे? उस जाति से नहीं बनाएंगे किसी को। इस पूरे चुनाव के नतीजे का आप विश्लेषण करें तो सबसे बड़ा झटका जो भारतीय जनता पार्टी को लगा है वो दलित वोटों के चले जाने का लगा है। तो हरियाणा में दलित वोटरों की या उनके समुदाय की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 28-29% है। इसके बावजूद जो है एक भी दलित को आपने मंत्री नहीं बनाया हरियाणा। तो हाँ, तो इसका मतलब आपने चुनाव को दृष्टि में रखकर मंत्रिमंडल नहीं बनाया। और जो भी क्राइटेरिया रहा हो, कम से कम चुनाव क्राइटेरिया समझ में नहीं आता है हरियाणा के मामले में, तो कह ही सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए 5 में से 3 मंत्री बनाना हरियाणा जैसे प्रदेश में, और फिर भी जो है जातिगत समीकरण का ध्यान न रखना, ये बताता है कि आपके कंसिडरेशन कुछ और है। जी क्या जोड़ना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जातिगत पूरा बिसात बिछाई गई है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कमिटेड तरीके से जुड़ा हुआ लोधी समाज को कहीं प्रतिनिधित्व होता नहीं दिख रहा। कल्याण सिंह के समय के बाद उमा भारती जी लोधी के बड़े नेता हुई, उमा भारती के बाद प्रहलाद पटेल सिंह बड़े नेता हुए, लेकिन इस पूरी व्यूह रचना में लोधी समाज इस बार खिसक के गया है और उस पार्टी के साथ गया है जिसके साथ वो सदैव लड़ता रहा, समाजवादी पार्टी के साथ। उत्तर प्रदेश में देखिए एक तरफ से पूरे बेल्ट लोधी समाज वाली भारतीय जनता पार्टी हार गई है, उसको लेकर नजरअंदाज किया गया, ये मेरी समझ के बाहर। ठीक है, बड़ी खबर संसद सत्र को लेकर सामने आ रही है। 18 जून से संसद का सत्र शुरू हो सकता है। 18 और 19 जून ये वो 2 तारीखें सामने आई हैं जब नए सांसदों को शपथ दिलाई जा सकती है, और फिर 20 जून लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो सकता है। राष्ट्रपति का दोनों सदनों को संयुक्त सत्र जो अभिभाषण होगा 21 जून को राष्ट्रपति दोनों सत्रों को संबोधित कर सकती हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और इस बीच स्पीकर को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उनका बयान सामने आया। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को स्पीकर सहयोगी पार्टियों का ही बनवाना चाहिए, ये संजय सिंह नसीहत दे रहे हैं। उनका कहना है मोदी सरकार 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। सुनिए। सहयोगी दल जो हैं एनडीए के, उनको आप कुछ नसीहत दे रहे हैं? उनको नसीहत यही दे रहे हैं कि भूल कर भी स्पीकर इनका मत होने देना भाई, वरना आपकी पार्टी खत्म कर देंगे। ये सबसे बड़ी नसीहत हम दे रहे हैं। नसीहत क्या मैं दूंगा, मैं बड़े बड़े अनुभवी हैं वो लोग, मैं उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं कि स्पीकर उनका मत बनने देना। सब कुछ करना, मंत्री बन जाओ, जो करना है करो, लेकिन स्पीकर मत बनने देना। मैं आगाह कर रहा हूं, ये पार्टियां खत्म कर देंगे आपकी। अमित शाह जैसा व्यक्ति वहां बैठा हुआ है, मोदी जैसा व्यक्ति बैठा हुआ है, ये क्या क्या मुकदमे लगाएंगे, कैसे कैसे दबाव बनाएंगे, कैसे आपकी पार्टी को तोड़ेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए स्पीकर अपना बनाइए और उसमें
अगर इंडिया गठबंधन के दलों के सहयोग की भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग उस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। तो विपक्षी दलों की ये सलाह नीतीश और नायडू को। सवाल ये, लोकसभा स्पीकर की कुर्सी सहयोगी दल लेंगे या बीजेपी? अभय जी, देखिए, अतीत में जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उसमें जीएमसी बालयोगी को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि तेलुगु देशम पार्टी के थे। तो ऐसा पहले हो चुका है और उस नज़ीर का फायदा उठाकर चंद्रबाबू नायडू ये दबाव पैदा कर सकते हैं कि बनाया जाए उसको, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि उनकी ये बात मानी जाए। मैं संजय जी जो कह रहे थे वो ठीक है, वो अपनी राजनीति की वजह से ही कह रहे थे। मेरा मानना यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को तोड़ते हुए दिखी या ऐसा कोई भी अंदेशा हुआ तो ये पूरी सरकार ही उसमें खतरे में पड़ जाएगी, फिर ये सरकार नहीं चल पाएगी। यार मान लीजिए उन्होंने, आप कल्पना कीजिए कि उन्होंने 15 तेलुगु देशम के तोड़ लिए, जो 13 उनके हैं जनता दल यूनाइटेड के हैं वो उन्होंने तोड़ लिए, तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की साख वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इससे भविष्य में जाके देखिए, बिहार में आपने तोड़फोड़ की, कोई लाभ नहीं हुआ आपको। आपने महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की, महाराष्ट्र बहुत बड़ा गड्ढा साबित हुआ। तो इस प्रकार की जो तोड़फोड़ होती है वो कभी भी आपको दूरगामी फायदा नहीं देती और कभी कभी अल्पकालीन फायदा भी नहीं देती। ठीक, विजय सर, जिस चीज़ का उदाहरण अभय जी दे रहे हैं वही उदाहरण जो है ना वो सबक है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जब महाराष्ट्र नहीं टीडीपी के जब स्पीकर बनाए गए थे जीएमसी बालयोगी, और उसी वजह से वो सरकार गिर गई थी एक वोट से। मतलब उनकी वजह नहीं थी, लेकिन वो जीएमसी बालयोगी थे। अगर उनका अध्यक्ष होता तो शायद वो दूसरे तरीके से उस विश्वास मत पर वोटिंग की जाती, और गिरधर गोमांग को जो मौका दिया गया था, वो तो लीगल बात है क्योंकि वो एमपी थे, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर भी थे, मौका दिया गया एक। लेकिन यदि वहाँ पर अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का होता तो कोई नतीजे कुछ और हो सकते थे। और ख़ास तौर से गठबंधन की सरकार में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। दूसरे अपने सहयोगी दलों को नहीं तोड़ना हो, लेकिन उनको बचाए रखने के लिए भी, उनको साथ रखने के लिए भी ज़रूरी है कि स्पीकर आपका हो। और इसलिए मुझे बहुत कम संभावना लगती है यदि चंद्रबाबू कोई बहुत दबाव डाले। हालांकि उस समय 182 थे, आज 240 है, इसलिए भी मुझे कोई संभावना नहीं लगती कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी का लोकसभा अध्यक्ष होगा। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से बीजेपी के भीतर से भी आवाजें नाम के तौर पर सामने आ रही हैं, जिसमें डी पुरंदेश्वरी का नाम सामने आ रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद जो है वो बीजेपी अपने पास ही रखेगी, और कुछ नाम भी अब सामने आने लगे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लोकसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। उस समय भी इसलिए दिया गया था कि चंद्रबाबू नायडू सरकार में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे, बाहर से समर्थन दे रहे थे, दबाव डाला गया, तब उन्होंने कहा कि हमारा स्पीकर पद हम जो है लेने को तैयार हैं। और येरन नायडू जो मंत्री बने थे वो जीएमसी बालयोगी के निधन के बाद मंत्री बने। तो जब उन स्पीकर की जगह खाली हो गई तो उसके बाद फिर टीडीपी को नहीं मिला स्पीकर का पद। तो इसलिए जो है 240 सीटें लेकर बीजेपी स्पीकर किसी 16 एमपी वाली पार्टी को या 12 एमपी वाली पार्टी को दे देगा, ये सोचना भी मुझे लगता है थोड़ा गलत है। अब व्यावहारिक ज्यादा लग रहा है।